हेलो बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। मोनोटोनिसिटी थोड़ा हम लोग समझते हैं ये मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है। और ये जो चैप्टर है कैलकुलस का जो पार्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये मोनोटोनिसिटी हमें रेंज कैलकुलेट करने में बताएगा। दो फंक्शन का कंपैरिजन कि कौन सा फंक्शन, यह फंक्शन इससे बड़ा है या छोटा है, और रूट्स, तो इन तीनों के लिए और भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक, मैक्सिमा मिनिमा है एक, तो इसी के बारे में सीखेंगे। राइट, चलिए, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है। हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ें, बहुत सारे फंक्शन के बारे में पढ़ें। राइट, अब फंक्शन का जो ग्राफ होता है, जब हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा आता है। अब इन तीनों में क्या खास बात है, हम लोगों को जो भी फंक्शन गिवन होता है उसका हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले फंक्शन का बात करें तो ये देखो, इंक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं। इंक्रीज़ डिक्रीज़ का मतलब क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। यहाँ पे देखो तो बढ़ रहा है थ्रू आउट, यहाँ पे देखो तो ये घट रहा है थ्रू आउट। तो हम लोगों को ये जानना है कि किस इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ का सिंबल ऐसे और डिक्रीज़ का सिंबल ऐसे। तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम लोग ये जान पाए कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो किस इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब आप बताओ कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन लो, कोई फंक्शन लो, राइट, कोई एक फंक्शन लेते हैं और उसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। लेट से ये ग्राफ है कोई सी एफ एक्स का। ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन एफ एक्स में मैं दो वैल्यू लेता हूँ इस एक्स एक्सिस में, एक x1 और एक x2, तो अगर ये इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो x1 पे जो ये फंक्शन का वैल्यू होगा उसको लिखते हैं हम लोग f ऑफ x1, और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, f ऑफ x2। अब आप खुद बताओ कि x1 एंड x2 में बड़ा कौन है, x2 है। राइट, अब यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में बड़ा कौन सा है, f ऑफ x2 बड़ा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बड़ा x के लिए फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा। तो इंक्रीजिंग को हम लोगों ने डिफाइन किया, फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर कोई भी आप दो वैल्यूज़ लो डोमेन से, x1 x2 मैंने दो वैल्यूज़ लिया डोमेन से,
राइट, एक्स को मैं डोमेन से लिखता हूँ, राइट। तो इन दोनों में कोई एक बड़ा होगा, लेट से x2 मेरा बड़ा है। तो अगर मुझे x2 पे फंक्शन का वैल्यू बड़ा मिल रहा है x1 से, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे इंक्रीजिंग दो टाइप का होता है। एक इंक्रीजिंग कि इसमें देखो ये इंक्रीज तो कर रहा है बट थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक इंटरवल के लिए इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करना बंद कर दिया, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ये कभी डिक्रीज तो नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, राइट। और एक केस है जिसमें क्या है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ना, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब कंडीशन कैसे लिखेंगे? इंक्रीजिंग में डोमेन में कोई भी दो वैल्यू लो, x1 x2, लेट से x1 x2 से बड़ा है, तो यहाँ पे f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 आएगा, है ना। इक्वल भी हो सकता है सिंपली इंक्रीजिंग के केस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं x1 x2 यहाँ से लूँ, x1 x2, तो यहाँ पे आप देखो कि x2 क्या है, बड़ा है x1 से, बट इसका जो फंक्शन वैल्यू है x2 x1 पे, वो दोनों क्या है, सेम है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x1 यहाँ पे लूँ, दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ, अगर मैं x1 यहाँ लूँ और x2 यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे x2 जो है वो x1 से बड़ा है, और यहाँ पे फंक्शन वैल्यू x2 पे क्या है, x1 से बड़ा है, तो ये क्या है, तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन वैल्यू भी बड़ा होगा बड़े x के लिए। तो सिंपल क्या है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर x के वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू भी ग्रेटर आएगा। लेकिन जस्ट इंक्रीजिंग है, सिंपली अगर वो इंक्रीजिंग है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि x1 इज़ ग्रेटर देन x2, तो ये केस सिंपली इक्वल टू भी आ जाता है अपना, बस ये कंडीशन। तो अभी अगर आपको ये इंक्रीजिंग वाला समझ में आया, तो इसी का जस्ट उल्टा है डिक्रीजिंग, इसी का जस्ट उल्टा है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है ना, इसको आप देखो, ये तो जैसे जैसे मैं x में लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ या x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये जो डिक्रीजिंग है वो स्ट्रिक्टली टाइप का है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, यहाँ पे मेरा x1 है, यहाँ पे मेरा x2 है, तो बताओ इन दोनों में क्या है, x1 ग्रेटर देन x2, कहाँ पे फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है, f ऑफ x1 f ऑफ x2, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तो डिक्रीजिंग के केस में लोअर x के वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू बड़ा आता है,
अब ये डिक्रीजिंग भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो है स्ट्रिक्टली और एक है सिंपल डिक्रीजिंग। एक क्या है? सिंपल डिक्रीजिंग। है ना? तो यहाँ पे लेट्स से x2 और यहाँ पे लिया मैंने x1। तो आप देखो x1 जो है वो x2 से बड़ा है, बट x2 पे एंड x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो इक्वल आ गया। अगर मैं x1 को यहाँ लेता तो अभी आप देखो सेम x1 इज़ ग्रेटर देन x2, बट अभी जो f ऑफ x2 पे जो वैल्यू है वो f ऑफ x1 के वैल्यू से बड़ा है। तो जब सिंपली डिक्रीजिंग होगा, सिंपली डिक्रीजिंग, तो उसमें कंडीशन क्या लिखेंगे? फॉर x1 ग्रेटर देन x2 जब फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा और सिंपल डिक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, है कि नहीं? इसी के बेसिस पे तो हम लोगों ने बोला था ना कि ये जो मेरा ग्राफ है, लेट से ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। तो आप देखो माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा ये इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे इंक्रीज़ कर रहा है? जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहा है फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। बट अल्फ़ा से बीटा जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या? डिक्रीजिंग। ये एरिया इंक्रीजिंग, ये वाला डिक्रीजिंग। फिर जब बीटा से इन्फिनिटी है, बीटा से इन्फिनिटी, तो ये मेरा अगेन एक्स को बढ़ा रहे फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल हम लोग बता सकते हैं कि किस में ये इंक्रीजिंग है एंड किस में ये डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल बताओ जिसमें ये इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, एंड डिक्रीजिंग है ये अल्फ़ा से बीटा, है कि नहीं? तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग कैलकुलस के टर्म्स में समझते हैं, राइट? कैलकुलस के टर्म्स में इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, राइट? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस के टर्म में। तो अगर आप कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ करो, राइट, और कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप पाओगे कि अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव है कर्व के किसी भी पॉइंट पे कर्व के किसी भी पॉइंट पे ये जो डेरिवेटिव है, अच्छा, डेरिवेटिव कर्व के किसी भी पॉइंट पे क्या शो करता है? स्मॉल चेंज, है ना? स्मॉल चेंज अगर कर्व में है ना, स्मॉल चेंज को वो शो करता है, और वो सिंपली वहाँ पे वो टैंजेंट का स्लोप। तो किसी भी पॉइंट पे जब मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँगा तो जो उसका जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट एंगल है कि नहीं, ये सिंपली क्या शो करता है? टैन थीटा, है ना? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टैन थीटा, एंड ये जो थीटा है वो है एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स
ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हम लोग कंडीशन लिखते हैं, हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी हम लोगों ने दो चीज़ देखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सिंपली इंक्रीजिंग। इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस को भी देखा। तो कैसे क्या कंडीशन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें भी होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या था कि कुछ इंटरवल के लिए जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है, एक्स को बढ़ाने पर भी फंक्शन का वैल्यू नहीं बढ़ रहा बट फिर बढ़ने लगता है, लेकिन इसमें घटता नहीं है, तो इसको सिंपली इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है, अगर स्लोप लेंगे तो वो 0 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे तो ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक्यूट एंगल बन रहा है एंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बट इस एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले केस में क्या कंडीशन है भाई, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ क्यूबिक फंक्शन का। अब आप बताओ एक्स इक्वल टू 0 में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है कि नहीं है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है एक्स इक्वल टू 0 में, तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू जो 0 है वो फाइनाइट वैल्यू के लिए 0 होना चाहिए। फॉर एफ डैश एक्स यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स जो 0 हो रहा वो फाइनाइट पॉइंट एक एक्स इक्वल टू 0 के लिए हो रहा है ना। बट यहाँ पे जो एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ नहीं कर रहा, बहुत सारे इंटरवल के लिए ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा। बट यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू इंक्रीज़ ना करे फॉर सम फाइनाइट वैल्यू, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे ये जो एफ डैश एक्स 0 होगा, अगर ये है ना फाइनाइट वैल्यू के लिए हो, फाइनाइट वैल्यू के लिए होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए होने लगेगा, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, तो उस केस में ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होके सिंपल इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जो 0 है वो बहुत सारे एक्स के वैल्यूज़ के लिए है, बट यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो है वो फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए है। तो यहाँ पे लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज़ फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों में सेम कंडीशन लिखते हैं, बट यहाँ पे ये वाला कंडीशन में आपको अगर कोई फंक्शन गिवन है और अगर उसका एफ डैश एक्स 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए हो रहा है, या फिर इंटरवल में पता ही है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा, तो उस केस में हम लोग ये जान सकते हैं कि ये भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिंपली इंक्रीजिंग है, राइट। अब अगर आपको ये समझ में आया होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अच्छा, उससे पहले एक हम लोग यहाँ पे हम लोग तो ये लिखते हैं इक्वल टू 0 कब लिखना पड़ता है, जब देखते हैं कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइट पॉइंट पे है, अदरवाइज हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 और
एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये कब लिखेंगे कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है फॉर सम पॉइंट्स, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ये लिखते हैं। और सिंपली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग लिखते हैं, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इसमें तो इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। और ये जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हम लोगों को अगर इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम लोग यूजिंग डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर सकते कि वो उस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या है कि ये जो दो डेफिनेशन है ना, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव, और एक और डेफिनेशन जो इंक्रीजिंग क्या है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन वैल्यू x1 पे ग्रेटर होगा x2 पे। ये वाला जो है हम लोग को हेल्प करेगा जब हमारा फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूस टाइप का है। डिसकंटिन्यूस टाइप का है तो आपको पता है कि अगर डिसकंटिन्यूस है तो उसमें डेरिवेटिव अप्लाई कर नहीं पाएंगे, है ना। और कैलकुलस मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है ना। तो उस केस में हम लोग कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ये वैल्यू है लेट्स से कुछ वैल्यू है l और ये x इक्वल टू a है। अब आप बताओ कि ये जो फंक्शन है मेरा वो इंक्रीजिंग है कि नहीं। इंक्रीजिंग है ना। 0 से लेके a में कोई कंफ्यूजन नहीं है, x का वैल्यू बढ़ा रहा है, फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे ओपन a से लेके इन्फिनिटी, तो उसमें भी ये इंक्रीजिंग है क्योंकि जब बड़ा x का वैल्यू ले रहे तो बड़ा आ रहा है। बट a पे अपने को डाउट है कि a के आजू बाजू में फंक्शन का वैल्यू बड़ा है कि नहीं, है ना। तो ही ये इंक्रीजिंग होगा। थ्रू आउट हर एक पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर मैंने x का वैल्यू बड़ा लिया है तो बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है क्योंकि f ऑफ a का जो वैल्यू है वो बड़ा है अपने जस्ट प्रीवियस वैल्यू से, जस्ट नज़दीक वाले वैल्यू से a माइनस एच, एंड f ऑफ a छोटा है अपने जस्ट राइट वाले वैल्यू से a प्लस एच। a का जस्ट लेफ्ट वैल्यू हम लोग लिखते हैं a माइनस एच, a का राइट वैल्यू लिखते हैं a प्लस एच। h जो है बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है जो 0.0000001 ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी ये इंक्रीजिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम लोग बड़ा x का वैल्यू लिए तो फंक्शन का वैल्यू भी आ रहा है बड़ा, है ना। और ये वाला मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस काम में नहीं आएगा। और यही जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेम अगर डिक्रीजिंग का केस होता x इक्वल टू बी, तो अब बताओ माइनस इन्फिनिटी से b में कोई दिक्कत नहीं है एंड b से इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
बी पे चेक करना, बी का जो नेबरिंग पॉइंट है वो है बी माइनस एच एंड बी प्लस एच। अगर आप फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करो तो एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि b माइनस एच पे फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है b से एंड b का फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है b प्लस एच से, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है डिक्रीजिंग का वो सेटिस्फाई कर रहा है। डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, हायर x के वैल्यू के लिए लोअर फंक्शन का वैल्यू आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो डेफिनेशन है ओरिजिनल उसको यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलस में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जब टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इंक्रीजिंग के केस में टैंजेंट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल, है ना। और टैंजेंट क्या है, कर्व का पॉइंट पे डेरिवेटिव, और वो टैन ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है एक्यूट एंगल, तो वो पॉजिटिव है। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कैलकुलस अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये वाला इस पे मेंस क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। तो इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर को ही मोनोटोनिक बोलते हैं। मोनोटोनिक, ये जो मोनोटोनिक वर्ड है इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक सिर्फ इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग है तो भी बोलेंगे मोनोटोनिक। उसके बाद सेम टोन है, सेम नेचर है, लेकिन अगर कोई फंक्शन ऊपर नीचे तो इसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। तो ये वर्ड यूज़ होगा, समटाइम ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी आपने ये सीखा मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक, राइट। फिर इससे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे तो और चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे और वीडियोस आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।